हमारे साथ एक खास मेहमान है आज, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास। दास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहला हिंदी इंटरव्यू है जो आप हमारे साथ कर रहे हैं आपका गवर्नर बनने के बाद, और कोरोना काल में तो ये पहला ही इंटरव्यू है, तो बहुत सारे सवाल जो लोगों के दिमाग में है उनके जवाब मिलेंगे आपसे। जो सबसे पहली बात मैं पूछना चाहूंगा, सबके दिमाग में इस समय यह है कि हालात बहुत मुश्किल हैं, इंडस्ट्री की हालत बहुत ही खराब है। अगर आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते काफी मुश्किल अभी भी दिख रहा है कि पिकअप जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपने जो अपनी पिछली पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स जारी किए, उसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि चूंकि महंगाई दर 6% से ऊपर लगातार है, तो शायद अब आपके पास रेट कम करने की जगह नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि रेट बढ़ाने भी पड़ सकते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे जो दर्शकों हैं और बाकी दर्शक, उन सबको मेरा नमस्कार। देखिए, कोविड मार्च में, इंडिया में लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ, और जो इंडिविजुअल मेंबर्स है एमपीसी में, उनके मिनट्स जो कल रिलीज हुए हैं, उसमें ऐसा कुछ नए नहीं कहा गया जो कि एमपीसी रेजोल्यूशन में नहीं है। जो एमपीसी रेजोल्यूशन में है उसको दोहराया गया, तो कुछ नए चीज़ उसमें नहीं है। और आप अगर एमपीसी रेजोल्यूशन देखेंगे, उसमें बहुत साफ से ये बताया गया है, और मेरा जो मिनट्स है उसमें भी ये साफ बताया गया है, और बाकी मेंबर्स के मिनट्स में भी है कि पॉलिसी स्पेस है हमारे पास। ऐसे नहीं कि पॉलिसी स्पेस सारे एग्जॉस्ट हो गए। हम, कुछ लोग कहते हैं कि रेट साइकिल खत्म हो गया, पॉलिसी स्पेस आरबीआई के पास कुछ नहीं रहा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैंने अपने मेरा मिनट्स के मैं जिक्र करना चाहता हूं, उसमें मैंने कहा कि वी हैव टू कीप द आर्सेनल ड्राई। जो गन पाउडर है उसको ड्राई रखना चाहिए, और उसको फ्यूचर में अपॉर्चुनिस्टिकली और जुडिशियसली यूज करना चाहिए। तो पॉलिसी स्पेस है, उसको हम जुडिशियसली यूज करेंगे। आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अनसर्टेनिटी, मतलब आगे जाके क्या होगा उसके बारे में काफी अनसर्टेनिटी है, और ये सारे डिपेंड करते हैं कि वैक्सीन कब निकलेगा, कोविड कब फ्लैटन आउट होगा। लेकिन मैं जो बार बार मार्च के बाद से हमारा जितने पॉलिसी स्टेटमेंट मैंने किया है, एमपीसी पॉलिसी हो या अलग से जो स्टेटमेंट दिया है, मैंने हमेशा ये कहा है कि देखिए, एक चीज होता है ह्यूमन रेसिलियंस और एक चीज होता है ऑप्टिमिज्म। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूं, और उम्मीद ये है कि देखिए, भारत में भी 3 रिसर्च अभी चल रहे हैं वैक्सीन के बारे में, और मैनकाइंड जो है, ह्यूमन मतलब मानव समाज जो है, उसको ये जो युद्ध है, ये सारे मानव समाज के लिए युद्ध है। उसको तो हम, ये जो युद्ध है इसको जीत के रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। कितना टाइम लगेगा वो अभी कोई कह नहीं सकते हैं। लेकिन आरबीआई के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सारे कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल पॉलिसी टूल्स है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में स्पेस है, जुडिशियसली उसको फ्यूचर में यूज करेंगे ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो मैक्सिमम हो। तो अगर महंगाई की दर ऐसे ही रहती है, सीपीआई की दर जिस स्तर पे है, और आपकी चूंकि लिमिट है कि आप 4% ±2 कहते हैं, यानी 6% के ऊपर उसके आसपास बनी रहे, तो जाहिर है कि आपका मैंडेट है चूंकि सरकार की ओर से कि आपको इसको मैनेज करना है, इसके ऊपर लगातार रहे तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसको मिटिगेट करना होगा। तो आपके लिए संकट तो है। देखिए, फिलहाल तो वो सिचुएशन आया नहीं, और आगे जाके हम क्या करेंगे वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बारे में मैं अभी कोई स्पेकुलेशन या कोई फॉरवर्ड गाइडेंस देना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ यही दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारे पास पॉलिसी स्पेस है, और हम उसको जब जरूरत पड़ेगा उसको यूज करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मिनट्स पढ़ के ऐसा लग रहा था कि इन्फ्लेशन एक कंस्ट्रेंट है, एक बाधा है आपके लिए। आप कह रहे हैं कि फिलहाल महंगाई आपके लिए बिल्कुल कोई बाधा नहीं है। देखिए, हम जब डिसीजन लेते हैं कई सारे चीज कंसीडर करते हैं। हम इन्फ्लेशन को देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखते हैं, सीपीआई देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, उसके अंदर फूड इन्फ्लेशन कितना है, कोर कितना है, फ्यूल कितना है, WPI की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वो प्रोड्यूसर एंड में प्राइस लेवल क्या है उसका इंडिकेशन देता है। और उसके बाद जो सप्लाई चेन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, टैक्सेशन, वो WPI के ऊपर लोड होके फिर वो CPI बनता है। सो बहुत सारे एंगुलरिटीज कंसीडर करके हम डिसीजन लेते हैं, और आगे जाके फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं कि पॉलिसी स्पेस है, उसको हम इन फ्यूचर प्रूडेंटली और जुडिशियसली यूज करेंगे। चूंकि आप कह रहे हैं कि आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन जो आपका एक फॉर्मल एग्रीमेंट है, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, एमपीसी का जो मैंडेट है, वो सिर्फ सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन पे है, और चूंकि वो अब रिव्यू होने वाला है अगले साल, तो
क्या आपकी ये बातचीत चल रही है या आप ये प्रपोज करेंगे कि उसमें बदलाव किया जाए, उसको फ्लेक्सिबल रखा जाए ताकि इन चीजों का भी समावेश हो कम से कम, या WPI का समावेश हो, ऐसी कोई बात है? देखिए, सेक्शन 45ZA RBI एक्ट का ये जो सेक्शन है वो बहुत क्लियर है। उसमें ये कहा गया है कि हर एक 5 साल में भारत सरकार जो पॉलिसी रेट है विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ CPI इन्फ्लेशन, क्या टारगेट होना चाहिए, हर एक 5 साल में उसको भारत सरकार रीसेट करेंगे। सेक्शन 45ZA जो कि MPC में के बारे में डील करता है, वो सिर्फ यही कहता है, उसमें और किसी तरह के रिव्यू का जिक्र नहीं किया गया है। टारगेट रहेगा नहीं रहेगा, टारगेट कितना होना चाहिए, सिर्फ वही गवर्नमेंट रिव्यू करके उसको रीसेट करेंगे। RBI में हमने जो कहा कि हम इंटरनली एक रिव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो रिव्यू हम कर रहे हैं, वो रिव्यू में हम देखेंगे कि पिछले जो 4-5 साल से ये पॉलिसी हाउ इट हैज वर्कड, क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, जिस तरह से MPC उसको रिस्पॉन्ड किया, उसका हाउ इट हैज एक्चुअली वर्कड, और आगे जाके क्या क्या हमको आउट ऑफ मतलब जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या क्या लेसन्स हमको मिलते हैं, ताकि हम आगे जाके जो MPC का रिस्पॉन्स है और भी बेहतर कर सकते हैं। तो इट्स ए काइंड ऑफ अ रिव्यू, इट्स ए काइंड ऑफ एन इंट्रोस्पेक्शन। ओके, मैक्रो इशू पे फिर से लौट कर आएंगे, लेकिन कुछ और चीजें जिसकी निवेशकों को, बाजार को, पार्टिसिपेंट्स को, सारे इंटरमीडिएट्स को काफी चिंता है, उस पर बात करते हैं। सितंबर के अंत में ऐसा लगता है कि अचानक से बहुत NPAs बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में मोरेटोरियम के बारे में कुछ नहीं कहा, आपने रीस्ट्रक्चरिंग की बात जरूर की। क्या ये मानना चाहिए कि अगस्त एंड में मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा? देखिए, ये मैं थोड़ा विस्तार से आपको ये बात जो है मोरेटोरियम, रीस्ट्रक्चरिंग जिसको आप कह रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। सो बस 2-3 मिनट लूंगा उसके बारे में। हमने जो अभी डिसाइड किया, जिसको आप रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, हम उसको कह रहे हैं कि कोविड रिलेटेड रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क। ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया गया है, और जब हमने फैसला लिया है 2 साइड कंसीडर करके हमने लिया है। एक तरफ हमारे लिए बैंकों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी को, किसी भी इकोनॉमी जब ग्रोथ अचीव करना चाहिए, और पर्टिकुलरली कोविड के जो सिचुएशन है, हमको रिवाइव करना है इकोनॉमी को, तो बैंकों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंकों का हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। दूसरी बात है कि बैंक किसके पैसे के साथ, बैंक किसके पैसे के ऊपर मतलब लोन दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, डिपॉजिटर्स पैसा है वो। तो डिपॉजिटर्स जो है, बड़े डिपॉजिटर है, छोटे डिपॉजिटर्स है, मध्यम वर्ग के डिपॉजिटर्स है, उनका जो डिपॉजिट्स है वो भी सेफ रहे, उसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। ये एक तरफ है। दूसरे तरफ हमको कोविड सिचुएशन में ये भी देखना चाहिए कि बिजनेस जो है अभी बहुत स्ट्रेस में है, काफी स्ट्रेस में है, और एक बिजनेस जब स्ट्रेस में रहता है तो उसके सामने 2 रास्ता है। जो लोन लिया है, टर्म लोन लिया है, उसके सामने 2 रास्ता है, बैंकों के लिए या RBI के लिए। एक तो आप कुछ ना करें, उनको NPA बनाने दीजिए, और वो बिजनेस जो हो वो फेल हो जाएंगे, रिपे नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेस है, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस है, और जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगा। अदर ऑप्शन जो है वो है कि जो बिजनेस रिवाइव कर सकते हैं, जिस बिजनेस का एक टेम्पररी कैश फ्लो प्रॉब्लम है कोविड के लिए, वो अदरवाइज वायबल यूनिट है, लेकिन कोविड के लिए उनका कैश फ्लो में प्रॉब्लम है, और उनका थोड़ा अगर रेजोल्यूशन करके मदद कर दे बैंकों की तरफ से, थोड़ा रेगुलेटरी कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो बिजनेस रिवाइव कर सकते हैं। तो जब बिजनेस रिवाइव करते हैं, वो फ्यूचर में जाके वो लोन रिपे कर देंगे। जॉब जो है, जितने लोग काम कर रहे हैं, रोजगारी जो है उस बिजनेस में, वो बचेगा, और वो इकोनॉमी के लिए अपना प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करेगा। तो बिजनेस जो है बच जाएगा, और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए वो बहुत जरूरी है। सो ये दोनों तरफ हमने देख के, और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि सारे बोरोवर्स का जो है हमने कंसीडर किया है। एक तो है बिजनेस बोरोवर्स, एक है रिटेल बोरोवर्स। और हमने ये जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क ये किया है, ये रिजोल्यूशन फ्रेम, देखिए मोरेटोरियम जो है वो एक टेम्पोररी रिस्पॉन्स था लॉकडाउन के लिए। अभी लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है, और हमको एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, एक ड्यूरेबल सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मोरेटोरियम जो हो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। 3 महीने का लॉकडाउन था, फिर लॉकडाउन कुछ बढ़ गया, हमने 6 महीना उसको कर दिया, वो टेम्पररी सोल्यूशन था। परमानेंट सोल्यूशन ये है
कि जो लोन है, चाहे वो रिटेल पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, उसको रिजॉल्व करे। और इसमें हमने साफ ये भी कहा है कि 2 साल तक जो बैंक जो लोन है, मतलब वो पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, 2 साल जो है उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। उसका जो टेन्योर है 2 साल तक बढ़ा सकते हैं, और वो 2 साल सिर्फ इंस्टॉलमेंट नहीं, उसमें मोरेटोरियम भी दे सकते हैं। और मोरेटोरियम एक लोन में 3 महीना मिलेगा, 6 महीना मिलेगा, 1 साल तक मोरेटोरियम मिलेगा, वो बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जब कह रहे हैं कि मोरेटोरियम को हमने अभी रिस्ट्रक्चर, मतलब जो रेजोल्यूशन हैज रिप्लेस्ड मोरेटोरियम एक टेम्पररी सोल्यूशन था, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है एक ड्यूरेबल सोल्यूशन है। और रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर भी जो बोरोअर है उनको एक्सटेंडेड टेन्योर मिलेगा 2 साल तक, और उसमें भी उनको मोरेटोरियम भी मिल सकता है। तो इसीलिए ये एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन है। इसको मैं थोड़ा विस्तार रूप से इसीलिए बताया कि ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा एक आइडिया लोगों में बन गया है कि मोरेटोरियम नहीं मिल रहा है तो आगे जाके क्या होगा। चिंता की कोई विषय नहीं है। अभी बैंकों, आज भी जो आरबीआई में हमने 6 अगस्त को जो सर्कुलर जारी किया है, आज भी बैंक्स डिसाइड कर सकते हैं कि मोरेटोरियम किसको ये जो रेजोल्यूशन का बेनिफिट किन किन बोरोअर को मिलना चाहिए, वो आज भी बैंक डिसाइड करते हैं। और मेरे को जहां तक जानकारी है, सारे बैंक शायद इसी महीने के अंदर, अगस्त 31 के अंदर, अपने बोर्ड में ये पॉलिसी डिसाइड कर लेंगे और आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपने जो केवी कामत साहब की कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आने के पहले ही बैंक से काम कर सकते हैं? बिल्कुल। इसी कौन सा अकाउंट, बिजनेस अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल रिटेल लोन हो, मोरेटोरियम किसको देना चाहिए वो बैंक आज भी डिसाइड कर सकते हैं। केवी कामत कमेटी सिर्फ कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में उनके रिकमेंडेशन देंगे। जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR जिसको कहते हैं, वो कितना होना चाहिए, रेजोल्यूशन के बाद डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होना चाहिए, इस टाइप का फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में वो रेकमेंड करेंगे। लेकिन किन किन को ये जो रेजोल्यूशन का बेनिफिट मिलना चाहिए वो बैंक आज भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है हमने तो बहुत साफ कर दिया कि 1 मार्च को वो स्टैंडर्ड एसेट रहना चाहिए और जो डिफॉल्ट है 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो उसी के आधार पे बैंकों के पास इंफॉर्मेशन है, कौन सा बिजनेस कैसा चल रहा है, कौन सा रिटेल बोरोअर, पर्सनल बोरोअर का क्या है पोजीशन, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, वो तो बैंकों को पता है, वो आज भी फैसला ले सकते हैं। और भी एक बात मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये एक आइडिया बाहर बन रहा है कि शायद केवी कामत कमेटी 30 दिन लेंगे, उसके बाद आरबीआई और 30 दिन लगा डिसाइड करने के लिए। ऐसा नहीं है, टोटली 30 दिन है। 30 दिन के अंदर केवी कामत कमेटी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पर हम जो है नोटिफिकेशन भी इशू कर देंगे। दोनों काम मिला के 30 दिन लगेगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमने, आप जैसे आपने देखा होगा कि जो केवी कामत है उनका जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग लाइन में, और बाकी जो मेंबर्स है कमेटी में, दिवाकर गुप्ता है जो कि स्टेट बैंक के पहले एमडी रह चुके हैं, अभी एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट अभी उसका काम संभाल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उस कमेटी में। तो उस कमेटी का जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स वो रिकमेंड करेंगे, मेरा उम्मीद ये है कि वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत एक वर्केबल और प्रैक्टिकल सजेशन देंगे। कोविड के पहले भी जब हम पॉलिसी में मिलते थे, उसके अलावा बातें होती थी, तो ये बात लगातार उठी है कि एक मंदी का, कमजोरी का, एनपीएस का दौर चल रहा था। कुछ सेक्टर्स को, जैसे कि रियल एस्टेट है, एक मदद की जरूरत है। क्या, चूंकि जब अब आप रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो सेक्टर की प्रॉब्लम पिछले 3 महीने की है, 6 महीने की है, या उसके पहले की है, उसको देखते हुए कुछ खास सेक्टर्स के लिए रिलीफ लाने पर क्या आप विचार करेंगे? क्योंकि वहां पे पैसे फंसे हुए हैं, कैपिटल फंसी हुई है, वो फ्री होती है तो ही आप इकोनॉमी को रिवाइव होते हुए देखेंगे। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में सरकार की तरफ से भी बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं। एक रियल एस्टेट जो हाफ कंप्लीट या इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, उसके लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी वो मदद दे रहे हैं। और वो कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। और जहाँ तक हमारा आरबीआई का पोजीशन है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जितने सारे एसेट्स इस टाइप के हैं जो जिनका कि कोविड से पहले प्रॉब्लम था, उनको हमारा जो 7 जून सर्कुलर है, 7 जून सर्कुलर के अंदर उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा।
तो आपने जो एक आंकड़ा हमको मिला था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, उस समय ये रिस्ट्रक्चरिंग की बातें नहीं थी। तो उस वक्त जो डेटा था कि ओवरऑल 8.5% से बढ़ के 12.5% या 14.7% तक एनपीए हो सकता है। अब चूंकि इस रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में काफी लोग क्वालिफाई करेंगे, आपका क्या अपना कोई असेसमेंट है? क्योंकि एक रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट मैंने देखी तो वो कह रहे हैं कि 8.4 लाख करोड़ या ऑलमोस्ट 7.7% केसेस क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपके एनपीएस फिर इतने कम हो जाते हैं। तो अब आपका क्या असेसमेंट है? एनपीएस दरअसल कितने बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल देखिए, जो हमने कहा था 12.5% वो बेसलाइन सिनेरियो था, और 14.7% जो हमने कहा था वो था एक्सट्रीमली सीवियर स्ट्रेस, मतलब बिल्कुल वेरी सीवियर स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस, वो हमने कहा था। ये जो स्कीम हमने डिज़ाइन किया है, हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, आरबीआई का ये एक्सपेक्टेशन है कि इसमें बहुत सारे बिजनेस ज़रूर रिकवर कर जाएंगे, रिवाइव कर जाएंगे, और आगे जाके वो उनका जो लोन है वो बिल्कुल उसको सही तरह से रिपे कर सकेंगे। और इसीलिए हमने थोड़ा सा उनको रेगुलेटरी जो है डिस्पेंसेशन दिया कि वो आगे जाके उसको मेंटेन कर सकते हैं, और अपना अकाउंट जो है वो एनपीए कभी बनने नहीं देंगे आगे जाकर। और हमने इस बार काफ़ी मतलब जो स्कीम है उसको काफ़ी मतलब बोरोर का जो इंटरेस्ट है उसको नज़र में रखा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको नज़र रख के दोनों तरफ को मतलब दोनों तरफ का जो रिक्वायरमेंट है उसको मतलब उसको कंसीडर करके एक बैलेंस्ड डिसीजन लिया है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि इसकी वजह काफ़ी सारे यूनिट, अब कितना सारे यूनिट रिवाइव हो जाएंगे, कितना नहीं हो पाएंगे, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, और कोई भी नंबर में अभी दो या कोई भी दे दे उसका कोई आधार नहीं है। दैट विल डिपेंड ऑन हाउ इट प्लेज आउट इन द फ्यूचर। एक और चीज जो इस समय सामने आ रही है, चूंकि आप रेगुलेटर हैं, तो सरकार की ओर से कोशिश हो रही है कि वो कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज करें, सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करें। जाहिर है कि इसमें आपकी मदद की और अप्रूवल की जरूरत होगी। आपका इस पे क्या व्यू है? क्या आप ये प्राइवेटाइजेशन होते हुए देख रहे हैं आने वाले महीनों में? देखिए, वो तो सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। जब सरकार से कोई हमारे पास कोई मतलब सजे कोई किसी बैंक की तरफ से या कोई ऐसा प्रपोजल या कोई ऐसा लेटर आता है, तब हम व्यू लेंगे उसके बारे में। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात अहम वो ये है कि हर कोई बैंक खरीदने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई उसको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पे जज करते हैं। और हमने देखा है पिछले कम से कम 20 सालों से, जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ, सिर्फ 4 लाइसेंस दिए गए, बहुत मुश्किल से कोई क्वालिफाई करता है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई की इस प्रक्रिया में शुरू से भूमिका होगी, क्योंकि आप क्वालिफाई कर रहे होंगे उन बायर्स को, तभी वो ले पाएंगे। क्या इस तरह की कोई बातचीत या देखिए, इसमें भी अब देखिए, बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि एक सिंपल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। एक तरफ ये है कि हमारे देश में जो है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है। कुछ लोगों का मानना है कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए, भारत देश में और भी बैंक्स बनना चाहिए। दूसरे तरफ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स जो है बाकी सारे बिजनेस की तरह नहीं है। बैंक जो है वो मतलब डिपॉजिटर के पैसे के बेसिस पर अपना बिजनेस करते हैं। और आपको पता होगा और कि हमने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप अभी बनाया है। इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो है वो मतलब गवर्नेंस की तरफ देख रहे हैं और ओनरशिप एस्पेक्ट्स ऑल्सो वो रिव्यू कर रहे हैं इंटरनल वर्किंग ग्रुप में। उसका जो रिपोर्ट है, रिकमेंडेशन है, वो सितंबर एंड तक आ जाने का एक्सपेक्टेशन है। उनका जो रिपोर्ट आने के बाद हम इसके बारे में कुछ व्यू लेंगे। तो यानी उन में नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है, खासतौर पे जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के कंस्ट्रेंट है, क्योंकि आप किसी भी कॉर्पोरेट को बैंक बनाने, चलाने या खरीदने की अनुमति नहीं देते। रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर उसको हम कंसिडर करेंगे। अभी तो मैं इसके बारे में कोई स्पेकुलेशन करना नहीं चाहता हूँ। आपने जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात की, उसमें आपके डिस्कशन पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि आप सीईओस का टेन्योर कैप करना चाहते हैं, प्रोमोटर, नॉन प्रोमोटर, अलग अलग आपने नियम बनाए हैं। तो ये कोई भी ड्यूरेशन कि 10 साल होना चाहिए, 15 साल होना चाहिए, ये आपने किस तरह तय किया? देखिए, उसका बहुत सारे कारण है और बेसिस भी है क्यों हमने 10 साल और 15 साल रखा है। लेकिन एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो डिस्कशन पेपर अभी हमने पब्लिक डोमेन में रखा है और बहुत सारे सजेशंस आ चुके हैं, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और जितने सारे सजेशंस आए हैं उसको कंसीडर करके हम फाइनल जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करेंगे। तो अभी
मतलब वो जो 10 साल 15 साल या किसी भी एस्पेक्ट के बारे में मैं कोई कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सजेशंस आ चुके हैं। उसको पहले हमको एग्जामिन करने दीजिए। एग्जामिन करके जहां जहां कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरी है या कई जगह ऐसे भी हो सकते हैं कि हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो भी करेंगे। तो सजेशंस को मद्देनजर हम डिसीजन लेंगे आगे जाके। मैक्रोस पे अगर एक बार फिर से वापस आए, पिछले दिनों में आपने अपने रिपोर्ट में जीडीपी के और सीपीआई के आंकड़े और प्रोजेक्शन जिस तरह से आप दिया करते थे वो आपने देने बंद किए। आपने बताया कि काफी अनिश्चितता है। अब चूंकि अगली जो पॉलिसी होगी वो हाफ ईयरली पॉलिसी होगी, तो क्या अब आप वो आंकड़े फिर से देने शुरू करेंगे? सारे पॉलिसी जो एमपीसी मीटिंग है, सारे पॉलिसी मतलब सारे एमपीसी मीटिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज द अदर वन। इसका ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली पॉलिसी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। और एक बात आपको भी कहना चाहता हूं, हर एक एमपीसी से पहले हम बहुत कंसल्टेशन करते हैं, इनफॉर्मली बहुत कंसल्टेशन करते हैं। हम करते हैं, एनपीसी के जो मेंबर्स है वो भी अपने लेवल पर कंसल्टेशन वगैरह करते हैं। और ऐसा नहीं कि हाफ ईयरली जो एमपीसी होगा वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वैसा नहीं है। चूंकि सारे मीटिंग्स, सारे मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है। मार्च के मीटिंग में हमने आरबीआई के हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा, मतलब कई सालों में ये बहुत बड़ा एक कट था, 75 बेसिस पॉइंट्स जो हमने कट किया मार्च में। वो तो मतलब हाफ ईयरली मीटिंग उसको मतलब बाई कोइंसिडेंस हाफ ईयरली वो हो गया, मतलब मार्च में, लेकिन ऐसा वो नहीं है। और फिर आगे जाके हमने मई में भी 40 बेसिस पॉइंट कट किया। तो एवरी एमपीसी मीटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या अब आप इस स्थिति में हैं कि आप फिर से जीडीपी और इन्फ्लेशन के आंकड़े देने शुरू करें, या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? इस वक्त क्या सिलसिला? देखिए, आगे जाके अगला एमपीसी मेंबर्स जो आते हैं, एक्सटर्नल कमिटी मेंबर्स आते हैं, उसको उनका व्यूज भी जरूर कंसीडर करना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं इसका ये है कि जो एनवायरनमेंट है, एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, इसमें आप कोई भी फिगर दे दे, आप आगे जाके 15 दिन मतलब या 1 महीने के बाद वो पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। और आरबीआई के पास ये लग्जरी नहीं है कि हम एक फिगर आज दे दें और कल इसको बदल दे। तो हम बहुत केयरफुली कहना चाहिए। सेंट्रल बैंक जब एक कोई फिगर देता है उसका मतलब वो सॉलिड होनी चाहिए। और जो अनसर्टेनिटी है इस सिचुएशन में, कोई भी नंबर देना और ये कहना कि यही होगा इस साल का जीडीपी, वो बिल्कुल मुश्किल है। और इसीलिए हम कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, हम गाइडेंस दे रहे हैं, डायरेक्शनल गाइडेंस दे रहे हैं कि इस साल का जो है फर्स्ट हाफ में कॉन्ट्रैक्शन विल बी सीवियर, लेकिन सेकेंड हाफ H2 में इंप्रूवमेंट होगा और एनुअल जो ग्रोथ है इस साल नेगेटिव रहेगा। ये एक फॉरवर्ड गाइडेंस हमने दे दिया। और नेगेटिव में कितना नेगेटिव वो कहना मतलब बहुत मुश्किल है। इसमें मतलब कोई भी नंबर आप दे दे वो आगे जाके जरूर उसको बदल जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हेजिटेट कर रहे हैं और वी आर प्लेइंग सेफ। कुछ क्लैरिटी आ जाए, मतलब मान लीजिए कोविड कब थोड़ा सा फ्लैटन हो गया और लॉकडाउन रिमूव हो गया बहुत सारे जगह पे और नए हॉटस्पॉट्स आना बंद हो गए, तो कुछ क्लैरिटी आ जाए तो फिर हम इन्फ्लेशन हो या जीडीपी है उसके बारे में हम नंबर जरूर देना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। नमस्कार।